ये सुन आदित्य गुस्से में भड़कते हुए कहता है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? इस सवाल को सुन वो अपने नॉर्मल आवाज में कहता है, मुझे आपके डैड ने भेजा था आप पर नजर रखने पर। मैं इस लड़की को रूम में अकेले देखा तो इस क्यूटी को देख थोड़ा मस्ती करने का सोचा। ये सुन आदित्य परेशान हो अपने चेहरे को अफसोस से हिला गुस्से में कहता है, दफा हो जाओ यहाँ से। आदित्य के इस बात को सुन वो अपना बच्चे जैसा मुंह बना कहता है, ठीक है चला जाऊंगा, पहले मुझे बता दो करना क्या है। मैं आपके डैड को क्या जवाब दूं सर? आपके कहने पर मैं बहुत मेहनत से ट्रस्ट जीता हूं उनका, पर अगर टूट गया तो आपके लिए नुकसान होगा। ये सुन आदित्य गहरी सांस भर कहता है, कह देना तुम कुछ खास पता नहीं चला है पर तुम अपनी नज़र बनाए हुए हो। आदित्य की बातों को सुन वो ओके सर कहता है, फिर जय की तरफ देख कहता है, क्यूटी अगर सर तुमसे बोर हो जाए तो मेरे पास आ सकती हो। लड़के की बातों को सुन आदित्य अपने को नज़र से घूर कर देखता है, वही लड़का सिल्ली सा मुस्कान दे वहां से निकल जाता है। वही आदित्य जय की तरफ देख कहता है, तुम्हें रूम का विंडो और बालकनी के साइड का डोर बंद रखना चाहिए, खासकर तब जब मैं साथ ना रहूं, समझ आया? इस पर जय अपने चेहरे को हाँ में हिला देता है। वही विक्रांत सवाल करता है, क्या ये बोल नहीं सकती है? इस सवाल को सुन आदित्य विक्रांत की तरफ देखता है। इन सब में वो ये भूल ही गया था कि विक्रांत उसके साथ है। वो अपने आवाज को नॉर्मल कर कहता है, हाँ। इतना कहने के बाद वो जय की तरफ देख कोल्डली कहता है, जाओ रूम। तो वो शांति से जाने लगता है। वही आदित्य विक्रांत के बगल में बैठ कहता है, यही वो लड़की है? क्या तुम इससे अब तक बोर नहीं हुए या ये तुम्हारे दिल पर राज करने लगी है? विक्रांत के इस बात को सुन आदित्य एक गहरी सांस भर कहता है, हाँ ये मेरा न्यू पेट है, जब मेरा हो जाएगा तो मैं इसे भी बाहर निकाल दूंगा। आदित्य की बातें सुन विक्रांत अनाया को याद करते हुए कहता है, क्या दिल में बसाकर उसे निकालना इतना आसान होता है? इस सवाल को सुन आदित्य विक्रांत की तरफ देखता है और कहता है, क्यों पूछ रहे हो तुम? क्या तुम अनाया को अपने दिल से निकालना चाहते हो? आदित्य ने जब अचानक से अपने सवाल में अनाया का नाम लेता है तो वो हैरानी से आदित्य की तरफ देख कहता है, तुम्हें कैसे पता? इस सवाल को सुन आदित्य कहता है, 6 महीना पहले जब मैं सिंगापुर गया था तब तुम अनाया के साथ हो, कॉल पर सुन लिया था। ये सुन विक्रांत को समझ नहीं आ रहा था अब वो बोले तो बोले क्या। तभी आदित्य एक गहरी सांस भर कहता है, तुम उसके लिए सीरियस हो? इस सवाल को सुन विक्रांत कहता है, वो पहली लड़की है जिसे मैं पाना चाहता हूँ। जब विक्रांत ये बात कहता है तो आदित्य कहता है, तो क्या तुम अब अनिरुद्ध को बर्बाद नहीं करना चाहते हो? इस सवाल पर विक्रांत कहता है, वो अलग मैटर है, वैसे भी मेरा उसे बर्बाद करने का कोई मोटिव नहीं है, मैं बस उसे हमेशा जितना चाहता हूँ। जब विक्रांत ये बात कहता है तो आदित्य के होंठों पर सरकास्टिक मुस्कान आ जाता है और वो कहता है, एक क्वेश्चन करूं? तो विक्रांत हाँ कह देता है। तभी आदित्य सवाल करता है, मान लो मैं और अनिरुद्ध मुसीबत में हो, ऐसी मुसीबत जिसमें हम दोनों की जान जा सकती हो, तो तुम किसका हेल्प करोगे? इस सवाल पर विक्रांत आदित्य की तरफ देख कहता है, ये क्वेश्चन अजीब नहीं है आदित्य, क्या तुम्हें ये लगता है कि मैं उसे बर्बाद नहीं करना चाहता हूँ? इसका मतलब मैं तुम्हारे जगह उसे चुनूंगा। तुम मेरे लिए बहुत खास हो, तुमने मेरा साथ कभी नहीं छोड़ा है और मैं भी तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। ये सुन आदित्य कहता है, अगर मैं कहूँ मैं तुम्हारे साथ सिर्फ अपने फायदे के लिए हूँ तो भी? जब आदित्य ये कहता है तो विक्रांत कह पड़ता है, मुझे इस बात से फर्क नहीं पड़ता है, तुम मेरा जितना चाहो फायदा उठा सकते हो, क्योंकि मुझे पता है तुम मेरा चाहे कितना भी फायदा उठा लो पर मेरे साथ कभी कुछ गलत नहीं होने दोगे। इतना कहने के बाद विक्रांत खड़ा हो कहता है, तुम्हें अब सोने जाना चाहिए, मैं भी चलता हूँ। ये सुन आदित्य ओके कहता है। फिर विक्रांत के जाने के बाद आदित्य अपने आप से कहता है, मैं बहुत बुरा हूँ पर विक्रांत मैं तुम्हारा भरोसा कभी नहीं तोड़ूंगा, क्योंकि तुमने मुझे हमेशा सपोर्ट किया है। खुद में इतना कहने के बाद वो रूम जाता है तो देखता है जय बेड पर बैठा हुआ है। तभी आदित्य अंदर आ उसे सोता ना देख बेड के पास जा लेट उसका हाथ पकड़ अपने करीब कर देता है, जिससे जय का चेहरा उसके सीने में आ जाता है और उसका पूरा चेहरा लाल हो जाता है। तभी आदित्य कहता है, मास्टर के आने के बाद उसे अपने मास्टर के पास आ जाना चाहिए। ये सुन जय शांति ही बनाए रखा। वही आदित्य अपने आंखों को बंद कर लिया। तभी उसे उसका पेट दिमाग में चलने लगा तो वो जय को कसके जकड़ लिया। आदित्य के ऐसा करने से जय को थोड़ा घुटन महसूस होने लगा था। वो अपने चेहरे को ऊपर कर देखता है तो आदित्य के माथे जय को सिकुड़े हुए नजर आते हैं, जैसे उसका सिर दर्द दे रहा हो। तो जय आदित्य के बाहों से खुद को आजाद करता है तो आदित्य अपने कोल्ड आंखों को धीरे से खोल उसकी तरफ देखता है तो जय थोड़ा घबरा जाता है। तभी जय कहता है, अगर आपका सर दर्द हो रहा तो मैं दबा सकता हूँ। ये सुन आदित्य कहता है, ओके। ये सुन जय उसके माथे पर हाथ रख उसके सिर को दबाने लगता है। वही दूसरी तरफ अनिरुद्ध बालकनी के पास खड़ा था और पानी के बंद होते ही वो अपने आप में कहता है, मैं अब तुम्हें उस सच का पता लगने नहीं देना चाहता हूँ।
तुम मेरी जिंदगी हो, मैं तुम्हें खुद से दूर जाने देने का रिस्क नहीं ले सकता हूँ। इतना कहने के बाद वो एक गहरी सांस भरता है, फिर रूम के अंदर जाने लगता है। जैसे ही वो रूम के अंदर आता है तो देखता है मोक्ष उसके बेड पर लेटा है। ये देख वो उसके पास जाता है और उसका नाम लेता है, मोक्ष। पर मोक्ष गहरी नींद में सो चुका था। ये देख आदित्य उसके माथे को प्यार से चूम उसे पकड़कर अपनी आंखें बंद कर लेता है। धीरे धीरे ये रात बीतने लगता है। सुबह का वक्त हो चुका था। मोक्ष का नींद खुलता है तो वो अपने सामने अनिरुद्ध को सोया देखता है। तो वो उसके करीब जा उसके गाल पर किस कर जाने को था, पर तभी अनिरुद्ध उसके हाथ को पकड़ अपने करीब खींच कहता है, बस इतने छोटे से किस से खुश हो तुम। ये सुन मोक्ष कुछ कह नहीं पाता है। तभी अनिरुद्ध उसे बिस्तर पर कर उसके होंठों के करीब जा कहता है, मुझे तो लगता है तुम्हें ये चाहिए। इतना कहने के बाद उसके होंठों को जा वो प्यार से चूमने लगता है। मोक्ष भी अपने हाथ को उसकी गर्दन पर मोड़ देता है और धीरे धीरे दोनों का किस पैसिनेट होने लगता है। तभी दरवाजा नॉक होता है तो अनिरुद्ध का ऑरा डार्क हो जाता है। वो और मोक्ष किस करना बंद कर देते हैं। फिर अनिरुद्ध अपने कठोर आवाज में कहता है, कौन। इस सवाल को सुन सनाया कहती है, मैं हूँ। सनाया के आवाज को सुन इरिटेट हो अनिरुद्ध कहता है, बाद में आना। जैसे ही अनिरुद्ध ये कहता है तो सनाया चिढ़ते हुए कहती है, अपने बचपन के फ्रेंड को कोई ऐसा कैसे बोल सकता है, दरवाजा खोलो नहीं तो मैं रोने लगूंगी। ये सुन इरिटेट हो रहा था अनिरुद्ध। वही मोक्ष कहता है, मैं बाथरूम चला जाता हूँ। ये सुन अनिरुद्ध कहता है, क्यों। तो मोक्ष कहता है, मुझे लगता है मॉम को थोड़ा शक हो गया है, आपके नाम को मेरे सामने ले मुझे टीज करती है। ये सब सुन अनिरुद्ध क्या ही कहे, ये सनाया हमेशा मुश्किलें ही पैदा करती है उसके लिए। अनिरुद्ध गहरी सांस भर कहता है, ओके। तो मोक्ष बाथरूम भागते हुए चला जाता है। वही अनिरुद्ध जा दरवाजा खोल देता है तो सनाया रूम के अंदर आते हुए कहती है, इतना देर क्यों लगा। ये सवाल सुन अनिरुद्ध अपने इरिटेशन से भरे आवाज में कहता है, काम क्या है। इस सवाल को सुन सनाया अपना सड़ा सा मुंह बनाती है, फिर उसे बताने लगती है। वही दूसरी तरफ जय का नींद खुलता है तो देखता है आदित्य अब भी बेड पर सोया है। तो जय टाइम देखता है, फिर फ्रेश होने चला जाता है। फ्रेश होकर भी आता तो देखता है आदित्य अब भी सोया हुआ ही है। तो उसे थोड़ा अजीब लगता है। वो आदित्य के पास जाता है तो उसे आदित्य का चेहरा पीला नजर आता है और ये देख जय झट से अपना हाथ को आदित्य के सिर पर रखता है। तो आदित्य का शरीर उसे काफी गर्म एहसास होता है। वो जल्दी से जा थर्मामीटर ले आता है और आदित्य के मुंह में डालता है, फिर निकाल टेम्परेचर चेक करता है। टेम्परेचर चेक करने के बाद वो जब देखता है 102 डिग्री फीवर है तो वो उसे साइड रख परेशान हो आदित्य को देखता है। फिर उसे याद आता है दिव्या ने उसे अपना नंबर दिया था तो वो दिव्या को मैसेज कर देता है। दिव्या फ्रेश होकर आई ही थी जब उसके फ़ोन में नोटिफिकेशन आता है तो वो उठाकर देखती है। जय का मैसेज देख वो खोल झट से पढ़ती है, दिव्या दी आप जल्दी से आ जाए, आदित्य सर को बहुत तेज फीवर है और वो जाग भी नहीं रहे हैं। ये मैसेज देख दिव्या परेशान हो जाती है। वही दूसरी ओर जय ठंडे पानी और कपड़े को ला आदित्य के पास बैठ ठंडे पानी का पट्टी करने लगता है और उसकी आंखें हल्की नम हो जाती है। तभी जय का फोन बजने लगता है तो वो अपना फोन उठा स्क्रीन पर मोक्ष का नाम देखता है तो जय कॉल रिसीव कर लेता है। फिर बिना मोक्ष के बातों को सुन जय कहता है, आज मैं क्लास अटेंड नहीं कर सकता हूँ, मैं दादी से मिलने जा रहा हूँ। अपने बात को कहने के बाद बिना मोक्ष के बातों को सुन जय कॉल कट कर देता है तो मोक्ष हैरान हो जाता है। वही जय फिर से आदित्य के माथे पर पट्टी लगाने लगता है। कुछ वक्त पार हो जाते हैं और दिव्या वहां आ जाती है। फिर जय को उसके माथे पर पट्टी करते हुए देखती है तो उसके होंठों पर हल्की मुस्कान आ जाती है और वो अपने मन में कहती है, काश आदित्य इस बार तुम किसी के होने का कदर समझो। इतना कहने के बाद वो अंदर आ जाती है तो जय झट से खड़ा हो जाता है और अपने सिर को झुकाता है तो दिव्या कहती है, ये सब करने की जरूरत नहीं है। इतना कहने के बाद वो आदित्य को चेक करती है, फिर उसे इंजेक्शन लगा कुछ दवायां वो साथ लेकर आई थी उसे जय के पास देती है तो जय उसे ले लेता है। तभी उसे दिव्या कैसे कौन सा दवाई लेना है बता देती है। फिर कहती है, आदित्य को कुछ वक्त में होश आ जाएगा, तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है, अब मैं चलती हूँ। इतना कहने के बाद वो जाने लगती है। वही जय आदित्य के पास बैठ अब भी उसका पट्टी करने लगता है। कुछ मिनट पार हो जाते हैं और आदित्य को होश आने लगता है तो जय आदित्य की आंखों को हिलता देखता है तो अपनी चमकती आंखों से उसे देखने लगता है। वही आदित्य अपनी आंखों को धीरे से खोल अपने सामने जय को देखता है तो वो अपने हाथ को आगे बढ़ा उसके चेहरे पर अपने हाथ को रख उसे अपने करीब कर उसके होंठों को प्यार से चूमने लगता है। इतना जेंटल किस आदित्य बहुत कम ही जय को करता था। जब आदित्य जेंटल किस करता है तो उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो जाती है। वही आदित्य उसे किस करना बंद कर जय के आंखों में टिके आंसू को अंगूठे से पोंछते हुए बीमार होने की वजह से अपने दबे आवाज में कहता है, तुम रो क्यों रहे थे। सवाल करते हुए वो अपने हाथ को नीचे कर लेता है तो जय आदित्य के आंखों में देखते हुए कहता है,
क्योंकि आप बीमार हो गए थे तो मैं डर गया था। जय जब अपनी टिमटिमाती आंखों से आदित्य के आंखों में देख ये बात कहता है तो आदित्य के होंठों पर मुस्कान छा जाता है। तभी जय कहता है, दिव्या दी ने कहा था आपको होश आ जाए तो आपको लाइट नाश्ता करवा दवा दे दूं, मैं लेकर आता हूं। नहीं, पहले मैं आपके ब्रश के लिए यही सब कुछ लाता हूं। इतना क्या बाथरूम जाने को था तभी आदित्य उसके हाथ को पकड़ अपने करीब खींच कहता है, मैं ठीक हूँ। इतना कहने के बाद वो उठ बाथरूम जाने लगता है तो जय उसे पकड़ कहता है, मैं हेल्प करता हूँ। इतना कहने के बाद वो अपने साथ ले जाने लगता है। वही आदित्य के लिए ये सब आज तक कोई नहीं किया था। उसे बहुत अजीब लगता है पर अच्छा भी लग रहा था, पर वो चाहता नहीं था कि वो किसी पर डिपेंड हो। वो जय को खुद से दूर कर कहता है, मैं बच्चा नहीं हूँ, जाओ मैं कर लूँगा। आदित्य की आवाज़ दबी थी पर इतनी ठंडी थी कि उसका दिल सहम उठा था और वो फिर आगे कुछ न कह रूम से बाहर निकल जाता है। पर उसे आदित्य का बहुत फिक्र हो रहा होता है। वो जल्दी से किचन जा आदित्य के लिए खिचड़ी बनाता है। वही आदित्य फ्रेश हो रूम आता है तो उसे चक्कर जैसा आने लगता है तो वो बेड पर जा बैठ जा लेट अपनी आंखें बंद कर लेता है। तभी जय खिचड़ी लेकर रूम में आता है तो देखता है आदित्य अपने आधा पैर बेड से बाहर किए बेड पर लेटा है। उसे ऐसे देख जय घबरा जाता है और वो भागते हुए उसके पास जा खिचड़ी टेबल पर रख रोने लगता है और वो आदित्य के सीने पर हाथ रख कहता है, आप फिर कैसे बेहोश हो गए? आपको मैंने कहा था आप बेड से मत उतरो, मुझे दिव्या दी को बुलाना चाहिए। इतना कहने के बाद वो अपना फोन लेने को था पर आदित्य उसके हाथ को पकड़ उठने से रोक लेता है और अपने आंखें धीरे से खोल उसे अपने करीब कर अपने हाथ को उसके चेहरे पर रख उसके आंखों से बहते आंसू को प्यार से पोंछ अपने वार्म आवाज में कहता है, मुझे कुछ नहीं हुआ है, वैसे तुम मेरा इतना फिक्र क्यों कर रहे हो? मैं तो तुम्हें हमेशा हॉट करता रहता हूँ। ये सुन जय कहता है, आप हॉट करते हो पर उससे ज्यादा मेरा ख्याल भी रखते हो। इतना कहने के बाद वो आदित्य के हाथ को अपने चेहरे से हटा कहता है, आप कुछ खा लो। इतना कहने के बाद वो उठ जाता है। वही आदित्य भी उठ उसके कमर को पकड़ अपने करीब कर लेता है और अपने वार्म आवाज में कहता है, डोंट लीव मी। आदित्य के अजीब बर्ताव को देख जय थोड़ा हैरान था पर फिर सोचा कि शायद फीवर है इसलिए बहकी बहकी सी बातें आदित्य कर रहा हो। जय अपने धीमे आवाज में कहता है, नहीं छोड़कर जाऊंगा, अब आप कुछ खाकर दवा ले लो। ये सुन आदित्य उसकी कमर से अपने हाथ हटा देता है तो जय खिचड़ी का बाउल ले उसके तरफ बढ़ाता है। तभी आदित्य कहता है, मेरे हाथ दर्द दे रहे हैं, तुम मुझे खिला दो। ये सुन जय को थोड़ा शर्म सा आता है पर वो उसके सामने बैठा आदित्य को अपने हाथ से खाना खिलाने लगता है। वही दूसरी तरफ मही मोक्ष दोनों आज कॉलेज ना जा कैंटीन में बैठे रचना के बर्थडे और गिफ्ट का प्लानिंग कर रहे थे। वही रचना क्लास में आज तीनों को आता ना देख हैरान थी। वो गुस्से में खुद में कहती है, ये तीनों बिना बताए मुझे कैसे कॉलेज बंद कर सकते हैं, मैं तीनों का अच्छी सी क्लास लूंगी। वही मोक्ष माही को अपने भाई को कॉल कर परमिशन मांगने के लिए कहता है तो माही आदित्य को कॉल कर देती है। तभी आदित्य का फोन बजता देख जय जो खाना खिलाने के बाद दवा दे रहा था वो दवा दे आदित्य का फोन ले स्क्रीन पर माही का नाम देखता है तो वो फोन आदित्य की तरफ बढ़ा कहता है, माही। अपनी बहन का कॉल आता देख आदित्य कहता है, कॉल उठाकर स्पीकर पर करो। तो जय वैसा ही करता है। तभी उसे अपनी बहन का आवाज सुनाई देता है, भैया। हाँ बोलो, आदित्य बिना कोई भाव का कहता है। आदित्य अभी इतना वार्म था पर अचानक से भावहीन देख जय अपना मन में कहता है, ये कितना जल्दी बदल जाते हैं। अपने मन में जय ही कहता है। वही माही थोड़ा हिचकिचाते हुए कहती है, वो भैया, रचना का कल बर्थडे है तो मैं मोक्ष और जय तीनों मिलकर प्लान किए हैं कि रचना का बर्थडे हम मोक्ष के अंकल के फार्म हाउस में मनाएं और मैं रात उनके साथ ही रुकूं। ये सुन आदित्य अपने कठोर नजरों से जय को देखता है तो जय घबरा जाता है, उसे तो इस बारे में कुछ पता ही नहीं था। वही आदित्य जय को घूरने के बाद कहता है, नहीं, कहीं और बर्थडे पार्टी मना लो। ये सुन माही बहुत प्लीज प्लीज कर मनाने का कोशिश करती है पर आदित्य नहीं मानता है तो माही थोड़ा चिढ़ते हुए कहती है, भैया आपको जो मन करता है वो करते हैं और मैं कुछ करना चाहूँ तो आप रोक देते हैं। वैसे भी आपको मेरी कोई चिंता होती तो आप मुझे अपने साथ रखते, मुझे हॉस्टल में रहने नहीं छोड़ देते। इतना कहने के बाद माही की आंखों से आंसू आने लगते हैं और वो अपने फोन नीचे कर लेती है तो मोक्ष को लगता है कॉल कट हो गया तो मोक्ष कहता है, माही तुम क्या बोल रही हो, बड़ों को बस हमारा फिक्र होता है और तुम रोना बंद करो। मैं चिराग भैया को बोल दूंगा कहीं और अरेंजमेंट करने के लिए, रोना बंद करो और अपने भाई को कॉल कर सॉरी बोलो। तो माही अपने फोन को उठा अपने कान से लगा लेती है। ये देख मोक्ष अपने मन में कहता है, क्या कॉल नहीं कटा था? अपने मन में इतना कह उसका चेहरे पर परेशानी छा जाता है। वही माही कहती है, वो लाइन पर ही है, मैं उनसे माफ़ी नहीं मांगूंगी और हम अपना प्लान नहीं बदलेंगे। माही इतना कहने के बाद अपने भाई से कहती है, मैं जाऊंगी भैया, आपका मन हो ना हो फिर भी। अपनी बहन के बात को सुन आदित्य कहता है, फाइन, मैं कार भेजवा दूंगा।
इतना कहने के बाद आदित्य कॉल कट कर देता है और जय की तरफ अपने ठंडे आंखों से देखता है तो जय झट से कहता है, हम मिलकर आज प्लान बनाने वाले थे पर मुझे नहीं पता था मोक्ष ये प्लान बनाया होगा। जय की बातों को सुन आदित्य एक गहरी सांस ले कहता है, ओके तो तुम भी पूरी रात वहां रुकोगे। ये सुन जय मासूमियत से भरी आवाज में कहता है, अगर आप इजाजत दो तो। जब जय ये बात कहता है तो आदित्य उसके हाथ को पकड़ अपने करीब खींच कहता है, गुड बॉय, अब मैं कंपनी जा रहा हूँ। इतना कहने के बाद वो खड़ा होने को था पर तभी जय उसे रोक कहता है, क्या एक दिन आप घर पर रुक नहीं सकते हैं। जब इतने प्यार से जय कहता है तो आदित्य कहता है, ठीक है पर। इतना कहने के बाद वो उसके साथ बेड पर लेट उसके होंठों के करीब जा उसे किस करने को था पर जय उसे ऐसा करने से रोकते हुए कहता है, आप बीमार हो। ये सुन आदित्य कहता है, मैं इससे और जल्दी ठीक हो जाऊंगा। इतना कह जय के हाथ को हटा उसके होंठों को अपने होंठों के गिरफ्त में ले प्यार और पैशन के साथ चूमने लगता है। वहीं दूसरी तरफ अनाया पढ़ाई का कह कैब से ही विक्रम के मेंशन चली गई। वहां जाने के बाद वो जब गेट के पास गई तो उसे आज कोई गार्ड रोकने का हिम्मत नहीं किया। वही अनाया अंदर गई तो देखी विक्रांत सोफे पर बैठा है। सोफे पर विक्रांत सिंपल से पजामा और टी शर्ट में बैठा था पर वो फिर भी बहुत हैंडसम लग रहा होता है। तभी विक्रांत का नजर अनाया पर जाता है। वही अनाया विक्रांत को अपने तरफ देखता पा झट से अपने चेहरे को झुका लेती है और सोफे के पास जाती है। तभी विक्रांत कहता है, मेरे बगल में बैठो ताकि मैं समझा सकूं। ये सुन अनाया जा अपने बैग को कंधे से निकाल टेबल पर रख बैठ जाती है। फिर अपने बुक्स निकाल खोल देती है और अपने डाउट्स को जो घेरा की थी वो निकाल लेती है। वही विक्रांत बस अनाया के चेहरे को ही देखे जा रहा था। तभी अनाया कहती है, ये सारे क्वेश्चंस में मुझे डाउट है। ये सुन अनाया के चेहरे को देखना बंद कर वो समझाने लगता है तो अनाया भी समझने लगती है। तभी उसके लंबे बाल बार बार आगे आ जा रहे थे और वो अपने कान के पीछे किए जा रही थी। तभी विक्रांत अपने हाथ को आगे बढ़ा उसके बालों को प्यार से समेटने लगा तो अनाया हैरानी से विक्रांत की तरफ देखती है। तभी विक्रांत कहता है, जब तुम्हें डिस्टर्ब हो रहा तो इसे बांध लो। ये सुन अनाया कहती है, मैं रबर नहीं लाई हूँ। ये सुन विक्रांत अपने सर्वेंट को आवाज दे एक बालों में लगाने वाला रबर अरेंज कर जल्दी लाने को कहता है तो वो झट से ले आती है। फिर विक्रांत उसके बालों को अच्छे से चोटी बना देता है। विक्रांत के ऐसा करने से अनाया के होंठों पर मुस्कान छा जाता है। वही विक्रांत अपने हाथ पीछे कर कहता है, अब ठीक है। इस सवाल का जवाब मुस्कुराते हुए अनाया देती है, हाँ। फिर क्वेश्चन बनाने लगती है। कुछ वक्त बीत जाता है। तभी विक्रांत पूछता है, क्या लोगी। ये सवाल सुन अनाया कहती है, कुछ नहीं। ये सुन विक्रांत कहता है, मैं तुम्हारे लिए ओरियो शेक रेडी करने को कहता हूँ। इतना कह सर्वेंट को बुला स्नैक्स और शेक रेडी करने कहता है। तो अनाया उसे अपने बड़ी बड़ी आंखों से देखने लगती है। उसे अपनी तरफ ऐसा देख विक्रांत को उसे किस करने का दिल करने लगता है पर वो खड़ा हो कहता है, मैं आता हूँ। इतना कहने के बाद वो साइड में चला जाता है। अनाया उसे देख पा रही थी। वही विक्रांत सिगरेट निकाल सिगरेट को जला कस लेने लगता है। ये देख अनाया खड़ी हो विक्रांत के पास जा कहती है, सिगरेट पीना अच्छा नहीं होता है। ये सुन विक्रांत कहता है, मेरे लिए अच्छा है। जब विक्रांत ये बात कहता है तो अनाया झट से कहती है, ये किसी के लिए अच्छा नहीं होता, लोग इससे बीमार होते हैं। मैं बीमार नहीं होऊंगा, तुम जाओ अपना क्वेश्चन बनाओ। जब विक्रांत ये कहता है तो अनाया वही खड़ी रह कहती है, मुझे नहीं पता, आप इसे मत पियो नहीं तो मैं यही खड़ी रहूंगी। अनाया की जिद को देख विक्रांत उसे बुझा कहता है, नहीं पी रहा अब चलो। ये देख अनाया बहुत खुश हो जाती है। फिर वो दोनों हॉल आ बैठ जाते हैं। सर्वेंट भी आ चुकी थी तो विक्रांत कहता है, अब ब्रेक ले लो। तो अनाया शेक उठा पीने से पहले विक्रांत की तरफ कर कहती है, आप पियोगे। ये सुन विक्रांत कहता है, मैं नहीं पिता। जब विक्रांत ऐसा कहता है तो अनाया उसे पीते हुए कहती है, ये सिगरेट से तो अच्छा है, आपको सिगरेट की जगह इसे पीना चाहिए। ये सुन विक्रांत अनाया की तरफ देखता है और उसका नज़र उसके होंठों के पास जा टिक जाता है और वो अपने मन में कहता है, मुझे पीना तो कुछ और चाहिए। एक बार मैं उसे रोज पीना शुरू कर दिया तो कभी सिगरेट को हाथ नहीं लगाऊंगा। अपने मन में इतना कहने के बाद वो अपनी नज़रें फेर लिया। तभी शेक पीते हुए अनाया सवाल करती है, वैसे आपकी कोई गर्लफ्रेंड है। इस सवाल को सुन विक्रांत एक वर्ड में ही आंसर देता है, नहीं। जवाब सुन अनाया को बहुत अच्छा लगता है। तभी वो फिर सवाल करती है, क्या पहले कोई नहीं। नहीं। फिर से विक्रांत नहीं कहता है तो अनाया के होंठों पर मुस्कान छा जाता है और वो सवाल करती है, क्यों, आप तो बहुत हैंडसम हो। जब अनाया ये सवाल करती है तो विक्रांत अनाया के तरफ उसके आंखों में देख कहता है, जैसी मुझे चाहिए कभी नहीं मिली थी। ये सुन अनाया कहती है, आपको कैसी चाहिए। इस सवाल को सुन विक्रांत कहता है, तुम्हें कैसा चाहिए।
इस सवाल का विक्रांत जवाब नहीं देना चाहता था क्योंकि उसे जैसी चाहिए थी वो उसके सामने बैठी थी। वही विक्रांत जवाब नहीं दिया तो अनाया कहती है, पहले आप बताओ फिर मैं। जब अनाया ये कहती है तो विक्रांत अनाया को देखता है और कहता है, जो मेरे होंठों पर मुस्कान ले आए। ये सुन अनाया उसे अजीब नजरों से घूर कर देख कहती है, बस आपके लिए लुक वगैरह का इम्पोर्टेंस नहीं है। अनाया के इस बात पर विक्रांत कह देता है, नहीं है अब तुम बोलो। ये सुन एक बड़ी सी मुस्कान अपने होंठों पर ला अनाया कहती है, जो अनाया का बहुत केयर करे, उसे बहुत प्यार दे और उसे टेस्टी टेस्टी खाना भी खिलाए और वो किसी और लड़की की तरफ कभी देखा भी ना हो, इनफैक्ट छुआ भी ना हो, और वो मेरे लिए लॉयल हो। जब अनाया आखिरी बात कहती है तो विक्रांत का चेहरा डार्क हो जाता है और अपने पास्ट को याद करता है। कितनी लड़कियों के साथ वो वन नाइट स्टैंड कर चुका है वो याद कर अपने मन में विक्रांत कहता है, अगर ये बात अनाया को पता चल गया तो वो मुझे कभी एक्सेप्ट करेगी। अपने मन में विक्रांत सवाल कर रहा था, वही अनाया विक्रांत के थाई पर अपने हाथ को रख कहती है, आपको क्या हुआ। अनाया के सवाल को सुन विक्रांत झट से अपने ख्यालों से बाहर आ अनाया की तरफ देख कहता है, अगर तुमने सारा क्वेश्चन बना लिया है तो मैं तुम्हें ड्रॉप कर देता हूँ। ये सुन ओके अनाया कह देती है, वही विक्रांत खड़ा हो कहता है, मैं चेंज करके आता हूँ। इतना कहने के बाद वो जाने लगता है। वही अनाया विक्रांत को जाता देख अपने मन में कहती है, विक्रांत में हर वो क्वालिटी है जो मुझे चाहिए, आज तक इनकी कोई गर्लफ्रेंड भी नहीं बनी है। खुद में ये सब कह वो मुस्कुरा रही थी। वही दूसरी ओर विहान रचना को बर्थडे पर क्या दे वो सोच रहा था, क्योंकि उसे पता था बर्थडे मोक्ष प्लान कर लिया है, इसलिए बस गिफ्ट का सोच रहा था। जब उसे कुछ समझ अच्छा नहीं आता है तो वो अनिरुद्ध को कॉल करता है। अनिरुद्ध अपना कुछ फाइल्स देख रहा था, फोन रिंग होता है तो वो फोन उठा, स्क्रीन पर विहान का नाम देखता है तो कॉल अटेंड कर लेता है। हेलो। अनिरुद्ध के आवाज को सुन विहान कहता है, अनिरुद्ध मुझे एक हेल्प चाहिए। ये सुन अनिरुद्ध सवाल करता है, क्या हेल्प। ये सवाल सुन विहान थोड़ा हिचकिचाते हुए सवाल करता है, तुझे क्या लगता है लड़कियों को गिफ्ट में क्या अच्छा लगता होगा। ये सवाल सुन अनिरुद्ध कहता है, क्या मैं तुम्हें लड़की नजर आ रहा हूँ जो मुझसे ये सवाल कर रहे, सनाया से करो। जब अनिरुद्ध ये कहता है तो विहान झट से कहता है, नहीं नहीं नहीं, सनाया मुझसे 1000 सवाल करने लगेगी और रचना अभी चाहती नहीं है। ये सुन गहरी सांस भर कहता है, तो खुद अपने प्रॉब्लम से डील कर। इतना कहने के बाद अनिरुद्ध कॉल कट कर देता है। वही विहान बच्चों जैसा कहता है, आना कभी मेरे पास कोई प्रॉब्लम लेकर। इतना कहने के बाद वो सोचने लगता है, तभी एक मैसेज आता है तो वो उठाकर देखता है। अनिरुद्ध का मैसेज था। वो मैसेज पढ़ता है, वो बहुत सिंपल और ड्रामेबाज है तो उसे टैडी बियर दे दो क्योंकि उसे महंगा गिफ्ट अच्छा नहीं लगेगा। विहान ये देख मुस्कुराते हुए उससे थैंक यू का मैसेज कर खुद में कहता है, फोन पर बोलने में क्या हो रहा था। इतना कहने के बाद वो खड़ा होकर केबिन से बाहर जाने लगता है। कैबिन से बाहर निकल और कंपनी से बाहर जा अपने कार में जा बैठ जाता है और कार स्टार्ट कर रफ्तार से चला एक बड़े से मॉल में रुक जाता है। फिर मॉल के अंदर जा वो गिफ्ट सेशन में जा क्यूट सा टेडी बियर ढूंढने लगता है। कुछ वक्त बाद उसे एक पांडा नजर आता है जो उसे बहुत क्यूट लगता। वो उसे ले लेता है, फिर अपने मेंशन जाने के लिए निकल जाता है। वही दूसरी तरफ आदित्य का जय पूरा दिन बहुत ख्याल रखता है। आज का दिन धीरे धीरे पार होने लगता है। रात पार हो चुका था। जैसे ही सुबह होती है रचना फ्रेश होकर नीचे आती है तो देखती है पूरा घर डेकोरेटेड है और उसके पेरेंट्स के साथ साथ उसके तीनों दोस्त होते हैं। सभी साथ में उसे बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं। फिर उसके डैड एक प्यार सा ड्रेस उसे गिफ्ट करते हैं और उसकी माँ कहती है, तुम अपने दोस्तों के साथ आज बाहर रुक सकती हो पर मुझे कॉल करती रहना। अपनी माँ का बात सुन रचना मुस्कुरा देती है। फिर चारों वहाँ से निकल जाते हैं और कुछ ही वक्त के बाद सभी फार्म हाउस पहुँच जाते हैं। इतने बड़े फार्म हाउस को देख रचना तो हैरान थी। फिर सभी साथ अंदर जाते हैं और जैसे ही रचना दरवाजे पर आती है उसके ऊपर फूल गिरने लगता है। मोक्ष, माही, जय तीनों ने ये प्लान नहीं किया था तो फिर किसने किया है। तभी विहान अनाया और सनाया के साथ मुस्कुरा कर कहती है, हैप्पी बर्थडे। तीनों का विश सुन रचना विहान की तरफ देखी और आंखों ही आंखों में दोनों प्यार से भरा एहसास किए। फिर रचना नजरे फिर तीनों को थैंक यू कहती है। तभी अनिरुद्ध और अनुराग भी आ जाते हैं और सभी साथ मिलकर रचना का बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं। रचना केक यहाँ भी कट करती है और उसे ले पहले सनाया को खिला। सभी को खिलाने के बाद विहान के पास जाती है तो विहान खुद खाने से पहले उसे खिला देता है, फिर वो भी खा लेता है। इस बीच दोनों एक दूसरे को आंखों में देखे जा रहे थे। तभी सनाया कहती है, क्या चल रहा है आंखों ही आंखों में। सनाया ये सब बहुत जल्दी नोटिस करती थी। रचना विहान झट से अपनी नजरें फेर लेते हैं। फिर रचना कहती है, सनाया आप क्या कह रही है।
इतना कही ही थी कि सभी अपने गिफ्ट उसे देता है, पर विहान अभी कोई गिफ्ट नहीं देता है। तो रचना उसके तरफ देखती है तो विहान अपना फ़ोन निकाल उसके फ़ोन में मैसेज करता है, मेरा गिफ्ट पेंडिंग है, मैं सभी के सोने के बाद तुम्हें दूंगा। रचना अपना फ़ोन निकल मैसेज पढ़ लेती है और उसके होंठों पर मुस्कान आ जाता है। सभी फिर साथ एंजॉय करते हैं। तभी अनिरुद्ध का कॉल आता है और उससे बात करने के बाद वो सभी से कहता है, मुझे कंपनी जाना होगा। इतना कहने के बाद वो निकल जाता है। वही बाकी के लोग फिर बातें साथ ही एंजॉयमेंट भी करना फिर शुरू कर देते हैं। धीरे धीरे वक्त बीतने लगता है। रात का वक्त हो चुका तब पर अनिरुद्ध अब तक नहीं आया था। ये देख मोक्ष थोड़ा उदास होता है पर अपने चेहरे पर मुस्कान बनाए था। तभी अनुराग को अनिरुद्ध का कॉल आता है और वो अपने भाई को बता देता है वो किसी काम से दिल्ली के लिए निकल रहा है। अपने भाई की कॉल पर बात करने के बाद कॉल कट हो जाता है और वो सभी को बता देता है। अचानक से अनिरुद्ध का दिल्ली जाना मोक्ष को अच्छा नहीं लगता है, पर अनिरुद्ध को कोई इंपॉर्टेंट काम होगा इसलिए वो गया है, ये कहकर खुद को तसल्ली देता है। फिर सभी साथ डिनर करने चले जाते हैं। साथ में बातें मस्ती मजाक करते हुए सभी बातें करते हैं। फिर सभी सोने चले जाते हैं। पर रचना जिस रूम में गई थी उसे बेड पर बड़ा सा टेडी बियर नजर आता है। उसे देख वो बहुत खुश हो जाती है। तभी टेडी बियर में एक चिट लगा देखती है जिसमें लिखा था अपने रूम के बालकनी के पास आओ। ये पर रचना मुस्कुराते हुए चली जाती है तो देखती है विहान खड़ा है। तभी विहान उसके करीब जा कहता है, एक और गिफ्ट है। ये सुन रचना एक्साइटेड होते हुए पूछती है, क्या? तो विहान अपने जेब से पायल निकल उसके चेहरे के पास करता है तो पायल देख वो बहुत खुश हो जाती है और चहकते हुए कहती है, आपको कैसे पता मुझे पायल पसंद है? इसका जवाब न दे विहान घुटनों के बल बैठ अपने थाई पर थपथपाते हुए कहता है, अपना पैर यहाँ रखो। ये सुन रचना पहले हिचकिचा रही थी पर विहान की आंखों को देखी जिसमें अपने लिए बहुत सारा प्यार उसे दिख रहा था। उसे देख वो अपने पैर को उसके थाई पर रख दी तो विहान उसे पायल पहनाने लगा। एक पैर के बाद दूसरे पैर में वो पहना दिया। फिर उसके खूबसूरत पैर में पायल को देख विहान के होंठों पर मुस्कान छा गया। फिर वो खड़ा हो कहता है, ओके अब सो जाओ जाकर तुम, मैं भी जाता हूँ। इतना कहने के बाद वो अपने कदम बढ़ाया ही था कि रचना उसके हाथ को पकड़ उसे जाने से रोक अपने एडी को ऊपर कर उसके होंठों के करीब जा उसके होंठों को प्यार से चूम ली। रचना ने ऐसा किया तो वो हैरान ही रह गया। वही किस करना के बाद रचना का चेहरा लाल हो चुका था। वो शर्मा कर वहां से भाग अपने बेड पर जा कंबल ले अपने चेहरे तक धकेल गई। वही रचना के हरकत को देख हैरानी मुस्कुराहट में बदल गया और वो वहां से जाने लगा। वही दूसरी तरफ अनिरुद्ध को अपना फ़ोन ऑफ करना पड़ा था क्योंकि उसने फ्लाइट रिचार्ज किए बिना ही फ्लाइट में चला गया था। उसे मोक्ष को बताने का भी मौका नहीं मिला। अब वो दिल्ली पहुंचने का ही वेट कर सकता था। वही दूसरी तरफ मोक्ष को नींद नहीं आ रहा होता है तो वो अपने रूम से बाहर निकल जाता है और फिर वो दरवाजे के पास जाता है तो देखता है वो लॉक कर तो वो जा चाबी ले आता है और दरवाजा खोल वो बाहर गार्डन की तरफ जाने लगता है। गार्डन के पास जाने के बाद वो चलते हुए फार्म हाउस के पीछे एरिया में पहुंच जाता है। कल की बारिश की वजह से फूल के डाली और पेड़ की पत्तियां बहुत फ्रेश थी तो गार्डन में उसे बहुत अच्छा फील होने लगता है। वो एक जगह खड़ा हो आसमान की तरफ देखते हुए जब चांद को देखता है तो खुद में कहता है, बिना बताए मुझे वो कैसे जा सकते हैं, अब मैं उनसे बात नहीं करूंगा। इतना कहने के बाद वो अपने सिर को झुका खुद में ही कहता है, पर मैं उनसे बात किए बिना रह नहीं पाता हूँ। इतना कहने के बाद वो उदास खड़ा रहता है। बस तभी उसका नज़र कुछ जले पेपर्स की तरफ चला जाता है जो पानी में भीगने की वजह से पूरा जल नहीं पाया था। मोक्ष उस पेपर को देख इग्नोर करने को था पर तभी उसका नज़र उसकी अपनी माँ के नाम पर पड़ता है, विशाखा गर्ग। ये नाम देखते ही वो झट से उस पेपर को उठा लेता है और उसे पढ़ता है। उसमें बस विशाखा का डिटेल लिखा था पर उसकी माँ के डिटेल का पेपर ऐसे किसने जला दिया, पर ये कल ही जला होगा क्योंकि बारिश में ये भीगा हुआ था। तभी मोक्ष को मनन की बात याद आती है और मोक्ष बाकी जले पेपर भी उठा लेता है। तभी सारे पेपर पढ़ने के बाद मोक्ष को एक पेपर में नजर आता है उसके पिता को जेल हुआ था क्योंकि उन्होंने कंपनी के इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन को लीक किया था, यहाँ तक कि वो दूसरे कंपनी के साथ मिलकर कंपनी के साथ फ्रॉड किया था। ये सब पर मोक्ष को यकीन ही नहीं हो रहा होता है और जिस कंपनी में उसके डैड काम करते थे वो पार जला हुआ था। वो परेशान हो उन सारे पेपर को अपने हाथ में कसके पकड़ अपने फ़ोन निकाल मनन को कॉल करता है। वही दूसरी तरफ मनन जो मोक्ष की तस्वीर को ही देख रहा होता है। जैसे ही उसका फ़ोन बजता है तो वो अपने फ़ोन को जा उठा स्क्रीन पर मोक्ष का नाम देखता है तो उसके होंठों पर मुस्कान आ जाता है और वो झट से कॉल उठा अपने कान में लगा कहता है, क्या हुआ, मिल गया सबूत? ये सुन मोक्ष कहता है, मुझे सब कुछ जानना है। मेरे डैड ने किस कंपनी के साथ फ्रॉड किया था और इन सब में अनिरुद्ध का क्या हाथ है और क्यों ये डॉक्यूमेंट्स जलाए गए हैं। ये सुन मनन कहता है, सब बताऊंगा पर ऐसे नहीं। जब मनन ये कहता है तो मोक्ष झट से सवाल करता है, मतलब?
तभी मनन अपने उसी मुस्कान के साथ कहता है, मिलकर मुझसे अभी मिलने आ सकते हो। ये सुन मोक्ष कहता है, ओके, मुझे अपना एड्रेस भेजो। मोक्ष को पता था ये शायद सेफ नहीं है, पर अभी उसके दिमाग में बस सब जानने का जुनून था। वो कॉल कट कर देता है, वही मनन उसे एड्रेस भेज देता है। फिर मोक्ष एड्रेस देख अपने मेंशन के अंदर जा अपने बाइक का चाबी ले मेंशन से बाहर निकल वो बाइक पर बैठ उसे रफ्तार से चलाते हुए निकल जाता है। फार्म हाउस में कोई गार्ड्स थे नहीं, इसलिए बाहर निकलना मुश्किल नहीं था और किसी का परमिशन भी नहीं चाहिए था। वही आदित्य को जय के बिना नींद नहीं आ रहा होता है, तो वो अनिरुद्ध के फार्म हाउस के लिए निकल चुका था और वो पहुंचने वाला होता है। तभी एक बाइक मेंशन से निकल रफ्तार से जाते हुए दिख रहा होता है। जब वो देखता है ये और कोई नहीं मोक्ष का बाइक हो सकता है, तो वो अपने आप से कहता है, ये इतनी रात को कहाँ जा रहा है, वेल जहाँ भी जा रहा हो मुझे क्या। इतना कहने के बाद अपने कार को वही रोक वो जय को कॉल करता है, तो जय जो सो चुका था वो अपने फ़ोन का आवाज़ सुन जाग जाता है। फिर कॉल उठा अपने कान में लगा कहता है, यस सर। नींद से भरी जय की आवाज़ को सुन आदित्य कहता है, बाहर आओ। ये सुन जय तो हैरान ही हो जाता है और वो अपने घबराए आवाज़ में कहता है, आप यहाँ क्या कर रहे हैं। जय के सवाल को सुन आदित्य अपने चिढ़े हुए आवाज़ में कहता है, कहा था ना बिना सवाल किए मेरे बातों को सुनना है, नहीं तो तुम्हें पनिशमेंट मिलेगा। ये सुन जय घबरा जाता है और वो कहता है, पर दरवाज़ा लॉक हो चुका है। ये सुन आदित्य कहता है, खुला है। जब आदित्य ये बात कहता है तो हैरानी से जय सवाल करता है, आपको कैसे पता। जय के सवाल को सुन आदित्य इरिटेशन से भरे आवाज में कहता है, लगता है तुम्हें आज सच में पनिशमेंट चाहिए। जब आदित्य ये बात कहता है तो जय झट से कहता है, मैं आ रहा हूँ। इतना कहने के बाद वो कॉल कट कर अपने बैग पर देखता है, मोक्ष बैग पर नहीं था। ये देख वो बाहर जाने में घबरा रहा होता है, पर आदित्य के टेम्पर का उसे अच्छे से पता था, तो वो रूम से बाहर निकल मेंशन की तरफ जाने लगता है। मेंशन के दरवाजे के पास जब जाता है तो देखता है दरवाजा खोला है और मोक्ष भी रूम में नहीं था, तो उसे इस बात का टेंशन होने लगता है कहीं मोक्ष बाहर ना हो और उसे जाता ना देख ले, पर घबराते हुए ही वो बाहर चला जाता है। जब उसे मोक्ष कहीं नजर नहीं आता है तो उसे थोड़ा टेंशन होता, पर गेट से निकल वो बाहर चला जाता है। बाहर जाने के बाद उसे आदित्य का कार नजर आता है, तो वो उस कार के पास जा कार का दरवाजा खोल कार के अंदर जा बैठ जाता है। तभी आदित्य उसकी तरफ देखता है। जय के चेहरे पर परेशानी के भाव देख आदित्य कहता है, मैं तुम्हें खाने के लिए नहीं बुलाया हूँ जो घबराए हुए हो। आदित्य के इस बात को सुन जय कहता है, नहीं नहीं, मैं इसके लिए नहीं घबराया हूँ, बल्कि मैं मोक्ष को लेकर परेशान हूँ। वो रूम में भी नहीं था और गार्डन में भी, लगता है गार्डन के पीछे साइड होगा, पर वो मेंशन के अंदर जा दरवाजा बंद कर दिया, तो फिर मैं अंदर कैसे जाऊंगा। जय की बातों को सुन आदित्य कहता है, मेरे साथ। आदित्य उसे ये बात नहीं बताता है कि मोक्ष बाहर कहीं गया है। वही आदित्य के बातों को सुन जय कहने को होता है, पर कि तभी आदित्य उसके हाथ को पकड़ अपने करीब कर लेता है और उसके चेहरे पर हाथ रख उसके होंठों को अपने अंगूठे से सेडिक्टिव फेरते हुए कहता है, मुझे तुम्हारे बिना नींद नहीं आ रहा था, तुम्हारी फ्रेग्रेंस बहुत अच्छी है, इससे इनहेल करते ही मुझे नींद आने लगता है। जब आदित्य उसके होंठों पर अपने अंगूठे को सेडिक्टिवली फेरते हुए अपनी बात कहता है तो जय का चेहरा लाल होने लगता है। वही जय के लाल चेहरे को देख आदित्य अपने कंट्रोल को खोने लगता है और उसके होंठों के करीब जा उसके होंठों को अपने होंठ में बसा प्यार से चूमने लगता है। कुछ देर तक उसे प्यार से चूमने के बाद उससे दूर हो अपने बाहों से आज़ाद कर कहता है, जाओ जाकर सो जाओ, और हाँ, कल कॉलेज जाने की जगह मेंशन आ जाना, मैं कल अपना पूरा वक्त तुम्हारे साथ बिताना चाहता हूँ। ये सुन जय ओके कह देता है। फिर जय कार से बाहर निकल जाता है, पर जाने से पहले गुड नाइट कह देता है। फिर जय के अंदर जाते ही आदित्य कार स्टार्ट कर वहां से निकलते वक्त मोक्ष के बारे में ही सोचने लगता है। वही दूसरी तरफ मोक्ष मनन के मेंशन में पहुंच जाता है।